मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक लेके आया हूं वो उत्तराखंड के जिलेवार ये सीरीज आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष जो पहला जिला रखने जा रहा हूँ वो आपका नैनीताल जिला है। देखिए, अगर मैं जिलों की यदि बात करूँ दोस्तों, यदि आपने उत्तराखंड के जिले सही तरीके से पढ़ लिए हों, उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं, यदि उन जनपदों को आपने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया हो तो आप लोगों के जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधे से आधे क्वेश्चन तो आपके जिलेवार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बचे खुचे जो क्वेश्चन होते हैं वो ये उत्तराखंड का निर्माण कैसे हुआ, उत्तराखंड के आंदोलनों से संबंध पूछा जाता है, मध्यकाल, प्रागैतिहासिक काल या आधुनिक काल से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका जो संपूर्ण उत्तराखंड को यदि देखें तो आधे से आधा आपके जनपद कवर कर जाते हैं। तो आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष जो जिला रखने जा रहा हूँ वो नैनीताल का जिला रखने जा रहा हूँ। नैनीताल जिले से भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग ये देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर नैनीताल जनपद का ये क्या बनाया है, मानचित्र बनाइए। अब ये देखिए नैनीताल जनपद का जो मानचित्र किस प्रकार से है। सबसे पहले तो आप इस मानचित्र को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कहीं पर ही रफ पन्ने में या कहीं पर पेपर में पहले आप जनपद के मानचित्रों को समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा जनपद किस आकृति का है, किस आकार का ये दिखता है, ठीक है। पहले तो ये हो गया। और उसके बाद सर्वप्रथम जो चीज़ महत्वपूर्ण नोट करने वाली जो चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जो जनपद है वो किस अक्षांश में और किस देशांतर में स्थित है। पहला जो महत्वपूर्ण है, देखिए दोस्तों, यदि मैं नैनीताल जनपद की बात करूं, जो आप ये इसका मानचित्र देख रहे हो, तो ये ऊपर के एरिया में अगर देखोगे इस मानचित्र को तो देखिए उत्तर की ओर आपको अल्मोड़ा देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो पूरब की ओर आपको चंपाद और आपके दक्षिणी बिंदु की तरफ यदि जाओगे तो आपको उधम सिंह नगर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस क्षेत्र को देखोगे तो आपको यहाँ से थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र लग जाता है, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो मैं बात कर रहा था कि आपके अक्षांश पता होना चाहिए कि कौन सा जनपद कितने अक्षांश में ये स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं नैनीताल जनपद के अक्षांश की बात करते हैं। देखिए इसका जो अक्षांश है वो 29 डिग्री तथा 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये क्या है, आपका नैनीताल जनपद स्थित है। अब दक्षिणी अक्षांश की यदि मैं बात करूं तो दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप 80 अक्षांश में ये देखने को मिलेगा, 80 डिग्री तथा 14 मिनट तथा 78 डिग्री और 80 मिनट पूर्व देशांतर में ये स्थित है, ठीक है। ये आपको समझ लिया होगा आपने। अब मैं बात करता हूँ कि नैनीताल जनपद की स्थापना कब हुई, ठीक है दोस्तों। जो नैनीताल जनपद की जो स्थापना हुई थी ये 1891 ईस्वी में इस जनपद की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक। अब इसकी खोज किसने की थी, आप सभी को पता है, पीटरसन बैरन ने इसकी खोज की थी। और यदि मैं बात करूं जो नैनीताल जनपद का, यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा शायद महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ। इस जनपद का जो क्षेत्रफल है आपके 4251, ठीक है, 4251 किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, देखिए उत्तराखंड में जो इस जनपद की कुल जनसंख्या की यदि बात करें नैनीताल जनपद की, तो नैनीताल जनपद 2011 की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो इसकी कुल जनसंख्या थी 9,54,605, 9 लाख। देखिए इसकी कुल जनसंख्या की यदि मैं बात करूं, मैंने देखिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इस जगह पे यहाँ से देख लीजिए इसकी कुल जनसंख्या
2011 के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या कहा मैंने आपसे, 9,53,हजार। देखिए फिर से दोहरा रहा हूँ, इसकी जनसंख्या थोड़ा सा आप इसमें मिस्टेक ना कीजिए, 2011 के आधार पर बता रहा हूँ। 9,54,000। देखिए 9,54,000 कितना है आपके 605। 605 क्या है, यहाँ की कुल जनसंख्या है आपके नैनीताल जनपद की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप देखोगे 4 लाख, ठीक है, 4,96,063। 4,99,664 क्या है यहाँ की पुरुषों की जनसंख्या। अगर मैं यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या की बात करूँ तो 4,60,000 4,60,000 आपके 900 क्या है 39 क्या है यहाँ पर आपकी महिलाओं की संख्या है। पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या। अब बात करेंगे कि भैया नैनीताल जनपद का लिंगानुपात क्या रहा 2011 में, ठीक है, कितने के अगेंस्ट, कितने पुरुष के अगेंस्ट महिलाओं की संख्या की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखोगे 2011 में 1,000 पुरुषों पर 900 कितने हैं 934। आप देखोगे 934 यहाँ पर महिलाओं की संख्या है, ठीक है, यहाँ पर इतनी। देखिए 1,000 पर 934 महिलाओं की संख्या यहाँ पर आपके देखने को मिली। अब मैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो चीज़ बताऊँ, अगर नैनीताल जनपद का 2011 का जनसंख्या घनत्व बताऊँ तो यहाँ पर 225 प्रति वर्ग किलोमीटर पे यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ नगरीय जनसंख्या का यदि प्रतिशत की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 2011 का जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये आपका है 61 नगरीय जनसंख्या का, ठीक है, 61.06% यहाँ पर क्या है नगरीय जनसंख्या का यहाँ पर प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ जनसंख्या दशकी वृद्धि दर कितनी रही 2011 में, तो यहाँ पर अगर मैं जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूँ तो यहाँ पर 25.13, देखिए 25.13% ये क्या रहे जनसंख्या एकादशी वृद्धि, ये आपकी क्या रही नैनीताल जनपद की रही, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करूँ 2011 के जनगणना के आधार पर यदि मैं बात करूं नैनीताल जनपद की जो साक्षरता दर कितनी रही, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर साक्षरता दर की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों कुल साक्षरता दर 2011 के आधार पर बता रहा हूं, तो ये आपके 83.88% क्या रही यहाँ पर टोटल साक्षरता दर आपकी नैनीताल जनपद की रही। अगर इसमें हम महिला और पुरुषों की यदि बात करें तो 86.3% यहाँ पर क्या रही ये पुरुषों की जनसंख्या रही साक्षरता के मामले में। वहीं अगर महिलाओं की यदि मैं बात करूं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो जनसंख्या की साक्षरता दर रही 2011 की बात करूँ ये 83.88% रही। अब पुरुषों की साक्षरता की दर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर 90.07% क्या रही यहाँ पर पुरुषों की। और यदि महिलाओं की बात करूँ तो महिलाओं की जो रही यहाँ पर 77.02% यहाँ पर क्या रही ये महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत नैनीताल जनपद के अंतर्गत रही, ठीक है। आपको मैंने लिंगानुपात बता दिया है और साथ ही आपको साक्षरता दर बता दी है और देखिए जनसंख्या के बारे में बता दिया, कुल 9,54,605 है वहीं पुरुषों की और महिलाओं की बता दी। अब इसी के अंतर्गत ये देखते हैं कि भैया यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो जो देखने को मिलेंगी उस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ नैनीताल जनपद की तो इसमें जो सब डिवीज़न की बात आती है कभी कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत कितने सब डिवीज़न है, तो नैनीताल जनपद के अंतर्गत 6 क्या है सब डिवीज़न है, जिसमें कोटचारी, कुटोली, नैनीताल है, धारी है, रामनगर है, हल्द्वानी है, साथ ही आपके
कालाडूंगी, ये क्या है, इसके सब डिवीजन है। अगर नैनीताल जनपद के अंदर तहसीलों की संख्या की यदि बात करें तो नैनीताल जनपद की कुल तहसीलों की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके 9 तहसीलें आपके यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कहाँ? नैनीताल जनपद के अंतर्गत। अब उप तहसील की बात करूँ तो यहाँ पर एक उप तहसील है, और ब्लॉकों की बात करूँ तो यहाँ पर आपके 8 ब्लॉक क्या है नैनीताल जनपद के अंतर्गत है। मैं यहाँ पर इसलिए मानचित्र में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तहसीलों की संख्या टोटल 9 है, उप तहसीलों की संख्या 1 है, ब्लॉकों की संख्या 8 है। अब ये 9 तहसीलें कौन कौन सी हैं और एक जो उप तहसील है वो कौन है, 8 ब्लॉक कौन से हैं, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अब मैं तहसीलों की संख्या की क्रमशः नाम बताते हुए चलता हूँ। देखिए, नैनीताल है पहले नंबर पे, फिर ओखलकांडा है, फिर हल्द्वानी है, फिर रामनगर है, फिर धारी है, फिर कोटचारा कोटोली है, फिर आपका कालाडूंगी है, फिर बेताल घाट है, साथ ही लाल कुआं आपके इस उप तहसीलों के अंतर्गत आती है। जो उप तहसील है एक, ये आपके रामगढ़ के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पर देखो रामगढ़ क्या है, इसकी उप तहसील है। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसमें ब्लॉकों की संख्या की, तो ब्लॉकों की संख्या की कौन कौन से इसके अंदर ब्लॉक आते हैं इसको देख लीजिए। 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक में पहले आपका हल्द्वानी हो गया, रामनगर हो गया, भीमताल हो गया, रामगढ़ हो गया, कोटाबाग हो गया, बेताल घाट हो गया और धारी हो गया, ओखलकांडा। ये आपके टोटल 8 ब्लॉक ये नैनीताल जनपद के हैं। और यदि मैं बात करूं इस जनपद में जो राष्ट्रीय संग्रहालय की बात कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, देखिए नैनीताल जनपद के अंतर्गत जो संग्रहालय कहाँ स्थित है तो ये कालाडूंगी नैनीताल के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, नैनीताल में। अब अगर हम अभ्यारण्य की बात करें, यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना 1936 में कर दी गई थी। ठीक है, स्थापना की बात कर रहा हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। 1936 में इस कॉर्बेट नेशनल पार्क की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की जो महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है वो 87 नेशनल हाईवे के अंतर्गत ये आता है। देखिए मैंने इसे 20 से जो डेडस करके रखे हैं ना, वो इसलिए दर्शाया है कि आपको राजमार्ग को अच्छी तरह से समझने को मिलेगा। अब इसमें जो मैंने कहा था कि भैया नैनीताल जनपद के अंतर्गत कितने अभ्यारण्य हैं, वह तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। जैसे जो अभ्यारण्य है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे 1936 में क्या गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। और अगर मैं बात करूं कि नैनीताल जनपद में औसतन वर्षा कितनी होती है साल में, तो वर्षा का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपके औसतन यहाँ पर क्या होती है, नैनीताल जनपद के अंतर्गत वर्षा होती है। अगर मैं इस नैनीताल जनपद की अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करूं तो आपकी ऊंचाई है यहाँ पर 1938 मीटर के है, समुद्री तल से इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस जनपद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो चीज़ रहती है, जिसे हम आए दिन देखते हैं कि भैया ये चीज़ इस जनपद के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह रहती है। देखिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर विधानसभा सीटों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत आती हैं। कभी क्वेश्चन आता है कि उनके नाम लिखिए, उनमें से कोई नाम दे दिया जाए, क्या ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो आपको इसके जो 6 की 6 जो विधानसभा सीटें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको जैसे बता दूं, लाल कुआं हो गया, आपके हल्द्वानी हो गया, नैनीताल हो गया। जो नैनीताल में जो नैनीताल के अंतर्गत जो विधानसभा सीट है वो SC कैटेगरी को क्या है, नॉमिनेट है। और साथ ही रामनगर हो गया, भीमताल होगा और साथ ही कालाडूंगी, ये तमाम सीटें आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत विधानसभा सीटें के अंतर्गत आती हैं। अब बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने वनों का प्रतिशत। अब
नैनीताल में कितना प्रतिशत वन है ये आपको बताना है। 2015 के आधार पर बता रहा हूँ इसको। 2015 में जब वनों की जब गणना हुई थी तो उसके आधार पर नैनीताल जनपद के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन पाए गए, तो ये 70.67% आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये वनों की संख्या है कि अच्छी खासी वनों की संख्या आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में जो एससी कम्युनिटी की जो जनसंख्या कुल कितनी है नैनीताल जनपद के अंतर्गत। मैंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पे यहाँ पर लिखा भी है। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि एससी कैटेगरी की आपके यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1,91,000, ठीक है, ये एससी की जनसंख्या 2011 के आधार पर बता रहा हूँ। 1,91,262 ये क्या है आपके नैनीताल जनपद में एससी कम्युनिटी की क्या है ये जनसंख्या है, ठीक है। अब बात करता हूँ वहीं एसटी कम्युनिटी की जो लोगों की यहाँ पर जनसंख्या कितनी है। थोड़ा सा ये भी बहुत महत्वपूर्ण यह रहता है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आप देखोगे 7,495 क्या है यहाँ पर एसटी कम्युनिटी की क्या है ये जनसंख्या आपके यहाँ पर देखने को मिली। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना भूल गया। देखिए नैनीताल जनपद का जो नाम है, ठीक है, कभी पूछा जाता है कि नैनीताल जनपद को किस उपनाम से जाना जाता है, तो मैं यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ आपको। यहाँ पर झीलों की नगरी के रूप में भी इसे जाना, झीलों की नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसे सरोवर नगरी के रूप में भी आपके नैनीताल जनपद को जाना जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत कितने विश्वविद्यालय स्थित हैं। देखिए नैनीताल जनपद के अंतर्गत 2 विश्वविद्यालय हैं। एक तो कुमाऊं विश्वविद्यालय है, दूसरा आपके साथ ही उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय, ठीक है, ये है। अब जो नैनीताल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कभी क्वेश्चन ये बनता है तो आपको पता होना चाहिए। 1973 में नैनीताल जनपद के अंतर्गत कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब उत्तराखंड UAO जो उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2005 में इस विश्वविद्यालय की क्या कर दी गई थी, नैनीताल में स्थापना कर दी गई थी। अब बात करते हैं कि नैनीताल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए जो सरोवर नगरी या इसको झीलों के नाम से भी ये क्या है विश्व विख्यात है। अगर इस नगर की यदि बात करूं तो तीनों ओर से ये पर्वतों श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो टिप्पन टॉप के नाम से या चाइना पीक के नाम से, लख्या कांडा या स्नो व्यू या हांडी या गड़ी अथवा बात करूं या शेर का कांडा आदि नामों से इसकी ऊंची पहाड़ियाँ क्या हैं घिरी हुई हैं। ये नैनीताल जनपद की मैं बारे में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ, आप इसे समझिए। आपका भी क्वेश्चन आता है कि नैनीताल जनपद को कितने अन्य राज्य स्पर्श करते हैं, तो एक ही राज्य स्पर्श करता है जो उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। उधम सिंह नगर के बाद ये आपके दूसरा जो जिला है जो आपके क्या करता है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, ठीक। अब यदि मैं नैनीताल जनपद के बारे में बात ही कर रहा हूँ तो अगर इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करूँ तो ये 1938 मीटर की ऊंचाई पर ये क्या है ये स्थित है। और ये विश्व पर्यटन मानचित्र में ये क्या है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसकी ख्याति विश्व भर में है। विश्व के तमाम पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के जो प्राकृतिक नैसर्गिक जो सौंदर्य है इसका लाभ उठाने के लिए आते हैं। आप यदि देखोगे वर्ष भर नैनीताल में पर्यटकों की हमेशा ये भीड़ लगी रहती है। और ये उत्तराखंड का एक ऐसा मात्र जनपद है जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में साल भर पर्यटक आते जाते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इसका नक्शे के आधार पर इसे बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल जनपद को कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो यहाँ पर आपके तीन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इसको क्या करते हैं स्पर्श करते हैं, ठीक है। एक तो अल्मोड़ा हो गया, एक दूसरा चंपावत हो गया, तीसरा आपका उधम सिंह नगर यहाँ पर इसको स्पर्श करता है, ठीक है। नैनीताल का जो देखिए नैनीताल जो है मान लीजिए यहाँ पर ये नैनीताल है, ठीक है। ये नैनीताल का ताल बना देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे कुछ बोर्ड भी बना देते हैं। अब देखिए, जो ये जो उत्तरी भाग है ना, ये उत्तरी भाग है और ये जो दक्षिणी भाग है। देखिए, उत्तरी भाग को नैनीताल का मल्ली ताल के नाम से, इसे देखिए मल्ली ताल के नाम से जाना था, ताल के रूप में जाना था। और जो दक्षिणी ध्रुव में जो स्थित है, दक्षिणी तरफ ये जो है, इसको क्या कहेंगे आपके तल्ली ताल। ये ताल के रूप में, तल्ली ताल के रूप में इसे जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मल्ली ताल क्या है और तल्ली ताल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड, नैनीताल से रिलेटेड कुछ और चीज़ों में देखते हैं। देखिए, 1990 में, वर्ष 1990 में नैनीताल में जो मल्ली ताल है ना, उसको राजभवन या कहें सचिवालय भी इसे कहा जाता था, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी 1990 में की गई थी इसकी स्थापना, और 1962 में ये क्या थी, उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हम इसे जानते थे। और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नैनीताल जनपद को क्या करा जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। और साथ ही जब उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो इस स्थान पर जहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया गया। अगर मैं कहूँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो रूप जिसने ले लिया आपके नैनीताल के अंतर्गत, तो वो आपके उच्चतम न्यायालय ने इसको ले लिया। आज यहाँ पर देखने को मिलेगा उच्चतम न्यायालय परिषद यहाँ पर स्थित है। अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल के अंतर्गत स्थित भीमताल, ठीक है, भीमताल जो कि कुमाऊं का क्या है, सबसे बड़ा ये ताल के तौर पे भी जाना जाता है। क्योंकि हम नैनीताल जनपद की बात करें तो इसके अंतर्गत तालें भी हैं, झीलें भी हैं। अगर एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो भीमताल है ना, जो भीमताल है, ये कुमाऊं का, या कहें कुमाऊं का सबसे बड़ा ये ताल है। और साथ ही अगर इसकी आकार की यदि बात करूं तो ये त्रिभुजाकार आकार का है। अगर इसके बाद जो अगला जो ताल आता है, वो आपके नैनीताल के अंतर्गत जो स्थित है नौकुचिया ताल, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का क्या है, सबसे बड़ा और गहरा ताल है। अगर इस ताल की, अगर मैं नौकुचिया ताल की बात करूं, नौकुचिया ताल की अगर इसकी गहराई के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी गहराई उत्तराखंड में जो कुमाऊं मंडल के अंदर सबसे गहरी इसकी गहराई है। अगर इसकी गहराई की बात करूँ, ये 40 मीटर ये गहरा ये ताल है, ठीक है। और इस ताल के चारों ओर 9 कोने हैं और 9 कोनों से ये घिरा हुआ ताल है। और यहाँ पर पहाड़ी एरिया भी, पहाड़ों से घिरा हुआ ये ताल है, इसलिए इसे नौकुचिया ताल भी कहते हैं। 9 भुजाओं वाला ये ताल इसके कहते हैं, ठीक है। आपके इसको 9 कोने इस ताल के देखने को मिलेगा। इसे 9 भुजाओं वाला ताल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब जो नैनी झील है ना दोस्तों, नैनी झील 7 पहाड़ियों से ये घिरी हुई है, जिसमें सबसे ऊंची जो चोटी है आपके नैना, या कहें जिसे हम चाइना पीक के तौर पर भी पर्यटक स्थल है ये, जहाँ पर इस चोटी को जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, चाइना पीक इस चोटी का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इस चोटी से यदि आप देखोगे, अगर इस चोटी के ऊपर जाओगे तो यहाँ से आपकी चीन की जो सीमाएं हैं वो आपको दिखाई देती है। इसलिए इस पहाड़ी को चाइना पीक भी कहा जाता है, क्योंकि आप यदि उत्तराखंड के अंतर्गत किसी अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में जाओगे तो वहाँ से आपकी चीन की पहाड़ियाँ नहीं दिखाई देंगी। एक नैनीताल ऐसा एकमात्र जनपद है जहाँ से आपको नैनीताल जनपद से ही इस चाइना पीक पहाड़ी से चाइना की क्या करती है सीमाएं, आपके बॉर्डर ये दिखाई देता है। इसलिए इस पहाड़ी का नाम आपका चाइना पीक इसलिए रखा गया है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि नैनीताल जनपद की खोज कब हुई थी, ठीक है। इसकी खोज हुई थी 1841 में। इस जनपद की खोज हुई थी, किसने की थी, कभी क्वेश्चन बनता है। पीटरसन बैरन ने क्या की थी, इस जनपद की क्या की थी, खोज की थी। अब अगर मैं बात करूँ पीटरसन बैरन कौन था, क्या था, ये एक ब्रिटिश व्यापारी था। जब ये यहाँ पर नैनीताल में पहले से ही एक मंजूनाथ करके कोई एक व्यापारी थे, उनसे ये मिलने के पश्चात इनको नैनीताल बहुत अधिक भाया, तो इन्होंने
इस चीज़ की डिस्कवरी करी, नैनीताल जनपद की डिस्कवरी करी 1841 में इस जनपद की खोज इनके द्वारा की गई। ठीक है, अगर नैनीताल जनपद की मिट्टी की बात करें, ये कोलाइट मिट्टी यहाँ पर प्राप्त होती है। साथ ही अगर नैनीताल जनपद की फसलों के यदि हम बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे, यहाँ पर चावल, मक्का, मंडुवा, सवा और मसूर, चना, मटर, सरसों, सोयाबीन, गन्ना और सूरजमुखी या कहें आलू और चाय का उत्पादन इस जनपद के अंतर्गत बहुतायत मात्रा में किया जाता है, क्योंकि इस जनपद में सर्वाधिक रूप में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी जनपद की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे और चर्चा करते हैं। देखिए, अब फसलों की बात तो हमने कर ली, अब यहाँ पर फलों की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर लीची होता है नैनीताल जनपद के, सेब होता है, नींबू होता है और संतरा होता है, नाशपाती इसी जनपद के अंतर्गत अधिक मात्रा में होता है। अब यहाँ पर कुछ मेलों की बात करते हैं कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत कौन कौन से मेलों का आयोजन होता है। यहाँ पर नंदा देवी का मेला भी नैनीताल जनपद के अंतर्गत आयोजित होता है। साथ ही चित्रशिला का मेला यहाँ पर लगता है, सीता नवमी ये मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर ही अगर आप देखोगे दोस्तों, जो मेले की अगर बात करूँ तो यहाँ पर नीम करौली महाराज जो है, वहाँ पर 15 जून को ये मेले का आयोजन यहाँ पर होता है नैनीताल जनपद के अंतर्गत। अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग की यदि मैंने बात करी कौन सी संख्या पर यह है, ये नेशनल हाईवे 87 इस मार्ग पर ये स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सा नैनीताल जनपद की नदियों के बारे में बात कर लें। ठीक है, अगर हम थोड़ा नदियों के बारे में बात करें नैनीताल जनपद की, तो उस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, यहाँ पर कोसी है, दबका नदी यहीं से है। जो दबका नदी है वो आपके भवानी और गर्म पानी के मध्य से ये निकलती है। यहाँ पर गौला नदी है, साथ ही आपके देववादा ये नदी यहीं इसी जनपद के अंतर्गत, नाधौर नदी इसी जनपद से निकलती हुई है, और कोसी तो है ही है। अब बात करते हैं नैनीताल जनपद की झीलों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी झीलें आपको नैनीताल जनपद के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। यदि आप नैनीताल जनपद में भ्रमण करते हैं तो ये तमाम झीलों की ओर आप जाइएगा। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नैनीताल जनपद में कितनी झीलें हैं। देखिए, नैनीताल झील पहले नंबर पर होगी, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, सात ताल हो गया, खुरपुरा ताल हो गया, मतवाला ताल हो गया, शिड़िया ताल हो गया और हरसिला ताल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और तमाम अस्पताल तमाम चीज़ें अभी हैं जो मैंने प्रमुख जो ताल हैं मैंने उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी और बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण कड़ियों की तरफ। ठीक है दोस्तों, कुछ बिंदु और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर जो राज्य में संतरे, नींबू का उत्पादन क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे अल्मोड़ा में हो गया, देहरादून के अलावा आपके नैनीताल जनपद में भी क्या होता है, संतरे और नींबू का क्या होता है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। देखिए, पहले अल्मोड़ा, फिर देहरादून, फिर तीसरे नंबर पर आपका ये नैनीताल जनपद आता है। ठीक है, अब डेयरी शोध संस्थान और विकास केंद्र कहाँ स्थित है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपके नैनीताल जनपद के ही अंतर्गत आते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पर प्रमुख संस्थानों के बारे में लिखा है, कहीं यहाँ पर आप देखोगे प्रमुख उद्योगों के बारे में लिखा है, और साथ ही यहाँ पर आपके मेंशन किया है नैनीताल के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभियान के बारे में बताए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना हो गई थी। औसतन बारिश की मैंने बारे में बता दिया, 165 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्ष में बारिश होती है। और अगर खनिज की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से खनिज इस जनपद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर देखिए बेस मेटल प्राप्त होता है, और रॉक फास्फेट होता है, जिप्सम होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, ग्रेफाइट होता है और स्लेट। ये आपके तमाम चीज़ें आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण जो बिंदु मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रमुख संस्थानों के बारे में दिया हुआ है। तो कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं यहाँ पर आपको देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना। देखिए, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत 1938 में इस प्रशासनिक अकेडमी का क्या कर दिया गया था, स्थापना कर दी गई थी। ठीक, ये पेन नहीं चली, दूसरे पेन में ले लेते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये कह रहा है 1M पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ स्थित है। ठीक है, ये आपके वन पंचायत ये है हल्द्वानी के अंदर। ठीक है,
अब बात करते हैं वानिकी प्रशिक्षण संस्थान किस जनपद के अंतर्गत है। अगर पूछा जाता है तो ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत वानिकी प्रशिक्षण संस्थान किस जगह पर स्थित है। ये भी आपके हल्द्वानी में क्या है, ये हल्द्वानी में ये क्या है, स्थित है। अब राष्ट्रीय पादप एवं जैव अनुसंधान ब्यूरो की यदि हम बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है, ये निगलाड है ना दोस्तों। आप अगर कभी नैनीताल गए होंगे, निगलाड ये नैनीताल में ये स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं जो अगला जो प्रमुख संस्थान है, राष्ट्रीय सीप जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ये भीमताल के अंतर्गत। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो मत्स्य उत्पादन यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, अलग अलग प्रजाति की मछलियों का यहाँ पर संरक्षण भी किया जाता है, उत्पादन भी किया जाता है। साथ ही अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर। देखिए भारतीय पशु से जो शोध संस्थान कहाँ है, ये कई दफे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये मुक्तेश्वर के अंतर्गत है, ठीक है। ये मुक्तेश्वर, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये मुक्तेश्वर के अंतर्गत ये आता है, इसे नोट करते हुए चलिए। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, क्वेश्चन कभी बनेगा तो आपको पता होना चाहिए नैनीताल जनपद के अंतर्गत है। कहाँ पर, ये आपके पंडागाड़ है एक स्थान, वहाँ पर ये स्थित है। अब टरारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये दोस्तों ये भी भीमताल के अंतर्गत स्थित है। देखिए ये भीमताल में स्थित है, ठीक है। अब वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैंने बात करी तो ये आपके पटवाइरर में ये स्थित है। अब कुमाऊं विकास निगम कहाँ है, कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये नैनीताल के अंतर्गत ही ये स्थित है। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी संस्थान किधर स्थित है, क्वेश्चन ये बनेगा, ये पंतनगर के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है, पंतनगर में स्थित है। अब एक आता है यहाँ पे हिल्टॉन। अब हिल्टॉन क्या है, ये हिल्टॉन किससे रिलेटेड है, ये कंप्यूटर प्रशिक्षण से रिलेटेड ये संस्थान है जहाँ पर आपको तकनीकी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। जो हिल्टॉन है ये भी आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं IIT अकेडमी केंद्र हरिमिटेड भवन कहाँ स्थित है। हरिमिटेड भवन भी कहाँ स्थित है ये आपको ये बताना है। देखिए जो ये है आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत है। और उसके बाद जो है अगला ये कह रहा है आर्यभट्ट प्रशिक्षण केंद्र शोध संस्थान एरिज किधर इसको स्थापित किया गया है। देखिए ये भी नैनीताल जनपद के अंतर्गत ही इसे स्थापित किया गया है। और अगला जो है आपका यहाँ पर लिखा है कि सेवा योजना निदेशालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत ही इसे स्थापित किया गया है। और जो अगला है हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नैनीताल के अंतर्गत ही इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। अब ये तो रहे आपके प्रमुख क्या है, प्रमुख संस्थानों के नाम मैंने बता दिए थे। अब देखते हैं अगला इसके उद्योगी के बारे में आपसे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भैया उत्तराखंड के अंतर्गत जो नैनीताल जनपद है यहाँ पर प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखिए कत्था उद्योग की बात करें तो कत्था उद्योग आपका ये क्या है, हल्द्वानी में ये स्थित है, ठीक है। ये हल्द्वानी के अंतर्गत ये स्थित है, हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अब जो बेत के फर्नीचर बनाने का जो उद्योग है ये भी आपके हल्द्वानी में ही है, ठीक है। ये हल्द्वानी में ही आपके ये बेत के फर्नीचर बनाए जाते हैं। और कागज का उद्योग आप सभी को पता हो ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत ही ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है चीनी मिल कहाँ है, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत ही चीनी मिल को भी स्थापित किया गया है। ये प्रमुख क्या है आपके उद्योग है नैनीताल जनपद के। अब HMT ये रानीबाग जो अब क्या हो गया, बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीविजन फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी, ये आपके कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये आपके ये भीमताल के मध्य में इसे स्थित किया गया था, ठीक है। अब फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, ये रामगढ़ में है, ठीक है। रामगढ़ फलों के लिए जाना जाता है, ठीक। रामगढ़ क्या है, नैनीताल, ये फलों के लिए जाना जाता है। अब बेबी वैक्सीन कारखाना कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये बने, ये है आपका पांडवा डार नैनीताल के अंतर्गत स्थित है,
और कभी क्वेश्चन बनेगा सूती वस्त्र उद्योग किधर स्थापित है, ये आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत है। और 10वां अगर लास्ट उद्योग की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जो ये है आपका ऊनी वस्त्र उद्योग, ये आपके नैनीताल जनपद के ही अंतर्गत ये ऊनी वस्त्र उद्योग है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख नैनीताल जनपद के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के नाम लिखे हैं जो नैनीताल जनपद के हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सैयद अली किस खेल से संबंधित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हॉकी से रिलेटेड है, इनका खेल जो है हॉकी। अब उसके बाद आता है ललित शाह का खेल किससे है, ये भी आपकी क्या है, हॉकी के ही प्लेयर्स हैं। अब आता है RS रावत किस खेल से संबंधित है, ये भी आपके हॉकी से रिलेटेड है। अब अगला जो प्लेयर का नाम अगर मैं बताऊं, ललित प्रसाद है, ये किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन ये बनता है। ये आपके मुक्केबाजी से रिलेटेड ये इवेंट ये करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पांचवे, ये भरद्वाज राजेश हरिप्रसाद जी का ये खेल किस खेल से संबंधित है, ये एथलेटिक्स इनका इवेंट है। और साथ ही यदि मैं बात करूं, हरीश तिवारी किस खेल से संबंधित है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए जो हरीश जी हैं वो आपके एथलेटिक्स से ही ये भी इनका संबंध है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो सर्वाधिक वनाच्छिद्र वाला जो जिला है ना, जो 2001 के आधार पर यदि मैं बात करूं, तो ये आपका नैनीताल जनपद है। ठीक है, अब 2015 में मैंने आपको बताया था कि 70.67% यहाँ पर क्या है, वन का प्रतिशत आपके नैनीताल जनपद। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक नगरीकृत वाला जो दूसरा जिला है वो कौन सा है, ये आपका नैनीताल ही जनपद है। जो सर्वाधिक नगरीकृत जो जिला है आपके नैनीताल जनपद है। अगर यहाँ पर नगरीकृत की अगर औसतन प्रतिशत पूछा जाए तो यहाँ पर 35.5% क्या है, यहाँ पर आपके नगरीकृत यहाँ पे जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यही चीज आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष और लाता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से आपको शायद ही कोई पढ़ाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। देखिए, अब इसी नैनीताल जनपद से प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होते हैं आप लोगों के समक्ष। देखिए, बड़ी जो कुमाऊं की सबसे बड़ी जो रेल टर्मिनल स्टेशन है उसका नाम बताओ, कभी क्वेश्चन बनता है तो ये काठगोदाम है जो आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत स्थित है। राज्य की जो सबसे बड़ी व्यापारी मंडी कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके हल्द्वानी में ये मंडी स्थित है। देखिए, अगर मैं बात करूँ एशिया की जो सबसे बड़ा कागज का उद्योग जिसे हम सेंचुरी पेपर के नाम से भी जो जानते हैं, ये लाल कुआं, ये नैनीताल जनपद के ही अंतर्गत आता है। कागज की मैंने आपको बताया ना, कागज का उद्योग कहाँ, नैनीताल जनपद के लाल कुआं में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है, ये कागज निर्माण करने वाली ये आपकी एक कंपनी है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे इससे बड़ी एशिया में कोई दूसरी कागज बनाने वाली कंपनी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जो भारत के जो प्रथम विश्वविद्यालय के तौर पर जिसे नियुक्त कहें या स्थापित किया गया था वो कौन है। देखिए, अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो आपको किस जनपद में है, तो ये आपके नैनीताल जनपद में है। इसका नाम पूछा जाएगा तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये आता है। अब बात करता हूँ थोड़ा सा नैनीताल जनपद से रिलेटेड ही। देखिए, नैनीताल शहर से अगर 4 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको 1651, ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1651 मीटर ऊंची एक वेधशाला स्थापित किए गए। कहने का मतलब यहाँ पर वेधशाला का यहाँ पर निर्माण किया गया है। नैनीताल से 4 किलोमीटर की ये दूरी पर एक वेधशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, नैनीताल से अगर 4 किलोमीटर बढ़ोगे तो आपको 1651 क्या बोलते हैं ऊंचाई पर है समुद्र तल से, तो यहाँ पर एक वेधशाला का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ ये आपको आनी भी चाहिए। देखिए, नैनीताल जनपद से अगर हम नैनीताल की पॉइंट से यहाँ पर से चलें 27 मीटर की दूरी पर अगर बाएं नल ताल है। यहाँ पर ये नल ताल की क्या खासियत है, इसमें
कमल के पुष्प पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, और जिस कारण से इस ताल का नाम कमल ताल भी जिसे कहते हैं। नल ताल जिसको मैं कह रहा हूँ ना, नल ताल, ये आपके जो नैनीताल से अगर बढ़ोगे 27 किलोमीटर दूरी पर ये ताल स्थित है। नल ताल इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर यहाँ पर जो कमल के पुष्प खिले रहते हैं, और इस ताल को कमल पुष्प के रूप में भी इसे ताल को कमल ताल भी इसे कहा जाता है। और राज्य की जो सबसे अधिक प्रतिशत की बात करूं, अगर सबसे कहने का मतलब है राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत दृष्टि वनों की यदि बात करूं कितना वर्ग क्षेत्रफल में फैला है, तो आपको यहाँ पर 548 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर उसका प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 73.11% ये आपका यहाँ पर आता है। ठीक, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा रामबाण है। अगर कुमाऊं मंडल के अंतर्गत वनों की अगर सार्वधिक भाग की बात करूं तो कितना प्रतिशत कुमाऊं मंडल के अंतर्गत वनों का प्रतिशत है, तो आपके वनों का प्रतिशत बता रहा हूँ कुमाऊं के अंदर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके 31.35% क्या है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत क्या है, वनों का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। अब नैनीताल का एक रहस्यमयी स्थान है जिसे नल दमयंती ताल भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय भी आपके नैनीताल जनपद में के अंतर्गत है, जो हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, अब जो राज्य की जो प्रतीक चिन्हों के आधार पर, जैसे हमने कहा ना, राज्य की कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपके बुरांस का पौधा हो गया, आपका वर्म कमल हो गया, और राज्य का कस्तूरी मृग हो गया, उसी कड़ी में आपकी जो राज्य की तितली के रूप में भी उसको संरक्षण जो करने का जो कार्य कर रहा है वो आपके नैनीताल जनपद कर रहा है। नैनीताल की जो भीमताल में कस्बे में फेटिल स्टेमा करके ये तितली जो दुर्लभ प्रजाति की है, ये इस तितली का क्या किया यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। इसके संरक्षण में 500-550 से अधिक तितलियों की यहाँ पर प्रजाति का क्या कह रहा है संरक्षण किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर बात कहूँ दोस्तों, यहाँ पर 11,000 जो शल्य और कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो 11,000 अलग अलग भांति भांति के जो विलुप्ति की कगार में जो कीड़े जा रहे हैं, उनका भी संरक्षण इस केंद्र में किया जा रहा है। ठीक है, ये तितली संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो उत्तराखंड के अंतर्गत नैनीताल जनपद के अंतर्गत है। यहाँ पर 550 से ऊपर तितलियों का जो प्रजातियों का यहाँ पर क्या करें संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही 11,000 जो शल्य कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है, उनको भी बचाने की कोशिश किया जा रहा है, उनकी ब्रीड कराई जा रही है। ठीक, अब जो ये प्रयास राज्य सरकार कर रही है, देखिए अगर आप मैंने कहा कि जनपदों को यदि पढ़ोगे तो जनपदों से ही सर्वाधिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब नैनीताल जनपद के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है कि भीमताल नैनीताल के अंतर्गत है। ये किसने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति और संग्रहालय की स्थापना की, कभी क्वेश्चन बनेगा तो भीमताल के अंतर्गत लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना हुई है। अब ये किसके प्रयासों से इसको स्थापित किया गया है, कभी क्वेश्चन बनता है। यशोधर मठपाल जी हैं, उनके शासी प्रयोग के कारण से, उनके ये अथक प्रयास की वजह से आपके भीमताल में लोक संस्कृति कला संग्रहालय की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। कहाँ है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोक कला संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भीमताल जनपद के अंदर नैनीताल जनपद के भीमताल में स्थापित की गई है। किसके द्वारा की गई है, यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई। मैंने आपको तो ये इसके प्रसिद्ध जो अगर मैं बात करूँ खिलाड़ी के बारे में बता दिया है, साथ ही आपके प्रमुख उद्योग के बारे में बता दिया है, प्रमुख संस्थानों के बारे में बता दिया है, नैनीताल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आपके यहाँ पर पर्यटन स्थलों की बात करें। प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर मैंने उसको मेंशन नहीं कराया, उसको आपको बता। देखिए नैना देवी है ना मंदिर, ये क्या है पर्यटन स्थल है। नैनीताल में नैनी झील के किनारे क्या है, मल्लीताल के निकट यहाँ पर माँ नैना देवी का यहाँ पर क्या है सुंदर मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कभी क्वेश्चन पूछा गया है किसके द्वारा कराया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्री मोतीलाल शाहजी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो 1880 में क्या जब यहाँ पर नैनीताल में भूस्खलन आया था तो उसकी वजह से ये मंदिर नष्ट हो गया था। कहने का मतलब ये है कि जो नैना देवी का जो मंदिर है उसका जो निर्माण जो कराया गया था वो श्री मोतीराम
शाह जी द्वारा कराया गया था और ये नैनी मंदिर जो इनके द्वारा इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, और साथ ही इसका विलुप्ति का कारण क्या रहा, तो यहाँ पर भूस्खलन हुआ था। किस वर्ष हुआ था, तो 1880 के अंतर्गत इसको भूस्खलन में ये मंदिर क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब दूसरा आता है नैनी झील के बारे में बात करते हैं, जो नैनीताल की जो प्रसिद्ध झील है, जो विश्व प्रसिद्ध जो झील है नैनी झील। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, पहाड़ियों से घिरी नैनी झील का नाम नैना मंदिर के कारण से क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा, क्योंकि चौतरफा तरफ से ये क्या है, पहाड़ियों से घिरा है और यहाँ पर नैना देवी का मंदिर है, तो इसका नाम नैना देवी के मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नैनी झील पड़ा। अब पौराणिक दंत कथाओं के यदि हम बारे में बात करें या उसके आधार पर यदि बात करें, तो यहाँ पर जिस समय शिव जी भगवान माता सती की जब क्या कहते हैं, अपने बाहों में हाथों में उनका मृत शरीर को ले जा रहे थे, जब आकाश में विचित कर रहे थे, उसके वियोग में इधर से उधर जब भटक रहे थे, तो कहते हैं कि यहाँ पर जो माता सती की यहाँ पर आँख गिरी थी, तो इस कारण जिस स्थान पर आँख गिरी थी, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ये झील की निर्माण हो गया था, जिसे हम नैनी झील के रूप में भी जानते हैं। अब नैनी झील का मतलब आँख से संबंधित होता है। ठीक है, नैना मतलब नैन किसे प्रदर्शित करते हैं, आंखों से। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया इतना। अब बात करते हैं यहाँ पर भीमताल के बारे में। देखिए भीमताल, अब भीमताल के बारे में बात करते हैं, क्या है भीमताल के बारे में। ये क्या है भीमताल समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये आपके 1370 मीटर की ऊंचाई पर ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और क्या है, ये नैनीताल से अगर आप यहाँ पर से इधर से जाओगे तो यहाँ पर आपकी 22 किलोमीटर की दूरी पर आपका ये भीमताल क्या है, ये स्थित है। ठीक है, यह झील, अगर की इस झील की बात करें तो यह नैनी झील से भी बड़ी ये झील है। देखिए, जो नैनीताल के अंदर का जो झील है, उस झील से भी बड़ी आपकी भीमताल की झील ये स्थित है। ठीक है, और भीमताल जो झील है पर्यटकों के लिए एक क्या कहते हैं, दुर्लभ या भव्य दर्शन ये दृश्य प्रदान करती है। और इसके मध्य में ना जो भीमताल है, अगर ये देखिए, ये भीमताल का अगर ताल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर एक इसके बीच में एक टापू है। ठीक है, ये टापू इसका आकर्षण का केंद्र है। इस टापू में अभी वर्तमान समय में रेस्टोरेंट स्थित है। ठीक है, अगर आप कभी जाओगे तो इस रेस्टोरेंट में अवश्य जाइएगा, बीचों बीच में ये रेस्टोरेंट है। अब नैना पीक करके यहाँ पर एक झील है, उस झील के बारे में देख लेते हैं। देखिए नैना पीक, ठीक है, ये आपका पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या है, देखिए जो नैना पीक है, जो नैनीताल की सबसे बड़ी ऊंची चोटी इसे कहा जाता है। शहर से ये 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। अगर नैनीताल से आप अगर यहाँ पर भ्रमण करेंगे 5 किलोमीटर की 5.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और नैना पीक से यहाँ पर क्या होता है, हिमालय की चारों ओर की जो सुंदर छटा आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद नैनीताल छावनी भी, देखिए नैनीताल छावनी की बात करूं तो नैनीताल छावनी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछा जाता तो 1841 में इस छावनी की स्थापना की गई थी, इसके आसपास की गई थी। और ये वर्तमान में एक पलटन और सैनिक आरामगाह इसे यहाँ पर है। अगर एक पलटन भी है और सैनिक आरामगाह आपके नैनीताल के ये तलीताल के मध्य में ये स्थित है। अब बात करते हैं इस पर, ये भवाली क्या है, ये समुद्र तल से अगर हम भवाली की बात करें, ठीक है, भवाली का नाम भी इसे कहा जाता है। अगर हम इसकी समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो ऊंचाई है 1106 मीटर। ठीक है, 1106 मीटर की ये समुद्री तल से इसकी ऊंचाई है। और ये क्या है, पर्यटन स्थल के तौर पर ये कहें, प्रकृति वातावरण के लिए उत्कृष्ट क्या है, ये पर्वतीय फल बाजार के लिए ये प्रसिद्ध है। अगर आप भवाली के अंतर्गत अगर भ्रमण करने जाते हो तो आपको यहाँ पर फलों की यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर मंडी देखने को मिलेगी। यहाँ पर तमाम जो फल हों, अलग अलग किस्म के फल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो रामगढ़ से तमाम अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो भवाली है, फलों की मंडी के तौर पर भी इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कैंची धाम की बात करें, देखिए कैंची धाम जो धाम है वो नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या होता है, नैनीताल अल्मोड़ा और नैनीताल राजमार्ग पर ये भवाली से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये नीम करौली महाराज जी की द्वारा ये
स्थापित ये मंदिर है। आज अगर देखें ये विश्व पर्यटन स्थल के तौर पे इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें एप्पल के जो संस्थापक है जी स्टीवन और वो तमाम बड़े बड़े लोग, अगर कहें बराक ओबामा जी भी इस कैची धाम को मानते हैं और इसकी मान्यता बहुत अधिक है। ये 15 जून को यहाँ पर एक बहुत बड़े भव्य विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन होता है। ये भी क्या है, एक पर्यटन स्थल है। अगर यहाँ पर कहें तो यहाँ पर भी वर्ष भर लोग आते हैं यहाँ पर इस आश्रम का दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं काठगोदाम की। काठगोदाम की बात करते हैं दोस्तों। देखिए काठगोदाम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र और पर्यटन स्थलों के लिए ये देश के अन्य भागों से इसे क्या करते हैं, डायरेक्ट रेल लाइन से इसे कनेक्ट करता है और तमाम स्टेशनों को ये जोड़ता है। अगर हम बात करें तो ये प्रवेश द्वार के तौर पे इसे उत्तराखंड का ये जाना जाता है। अगर कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, क्वेश्चन कभी बनता है तो आपको ये कुमाऊं काठगोदाम को कहा जाता है। यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है कुमाऊं का सबसे बड़ा ये रेलवे लाइन इसे मानी जाती है। अगर इस लाइन को जब स्थापित किया गया था, ये आपके 1844 में इसकी क्या कहते हैं, इस लाइन को चालू कर दिया गया था और 1994 में देखिए 1994 में इस लाइन को बड़ी लाइन के तौर पर क्या कर दिया गया था, बड़ी बना दिया गया था। पहले छोटी लाइन थी और इसको फिर बाद में बड़ी बना दिया था। अब बात करते हैं हल्द्वानी की। देखिए हल्द्वानी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। हल्द्वानी क्या प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, इसको भी देख लें। 16वीं शताब्दी के मध्य दोस्तों यहाँ पर चंद राजाओं जो राजा थे रूपचंद के समय में इस स्थान पर क्या कर दिया गया था, बस्तियों को बसा दिया गया था। वर्तमान समय में अगर इस नगर के बारे में बात करें तो ये राज्य की सबसे व्यापारिक बड़ी मंडी के तौर पर इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये इतना ही नहीं, जो कमिश्नर थे ना, कुमाऊं कमिश्नर जब रहे तो विलियम टेल्स ने इसे 1834 में, विलियम टेल्स ने 1834 की बात कर रहा हूँ, 1834 में इसे हल्द्वानी नाम दिया। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें हल्द्वानी की तो ये हरिद्वार के बाद सबसे बड़ी नगर पालिका के तौर पर ये उभर के समक्ष आई। नगर पालिका परिषद दूसरी नंबर की ये सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रामगढ़ के बारे में। बात करते हैं तो रामगढ़, देखिए रामगढ़, ठीक है। अब रामगढ़ क्या है, देखिए यह नगर जो मुक्तेश्वर है ना, अगर नैनीताल जनपद के अंतर्गत जो मुक्तेश्वर है, जो नैनीताल के ही अंतर्गत आता है, ये मुक्तेश्वर के क्या है, निकट में स्थित है। अगर मुक्तेश्वर की यदि बात करें तो ये प्रकृति नवसंग के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही यहाँ पर क्या है, नाशपाती तमाम फल हैं। यहाँ पर फलों का प्रमुख केंद्र अगर हम बात करें तो आपको जो महत्वपूर्ण जो चीज़ इसमें बताऊँ तो जो आपका मुक्तेश्वर जो केंद्र है वो फलों के लिए, और यहाँ पर जो पशुओं का क्या है, यहाँ पर ये भारतीय पशु चिकित्सा सर्व संस्थान की जो मैंने बात की थी, ये मुक्तेश्वर में ही ये स्थापित किया गया है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, एशिया की जो सबसे बड़ी जो दूरबीन जो स्थापित की गई है वो नैनीताल जनपद के ही अंतर्गत की गई है। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था मुक्तेश्वर के बारे में बात कर रहा था, ये क्या है, ये नाशपाती फल इत्यादि का ये क्या है, प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर कवि महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर इसका संग्रहालय भी स्थित है, महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, कवित्री जो है ना महादेवी वर्मा जी का यहाँ पर क्या है, संग्रहालय भी स्थित है। जो इनका जो है ना ग्रीष्मकालीन अवकाश जो होता था, तो यहाँ पर आके ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंतर्गत यहाँ पर अपनी लेख कविताएं जो साहित्य से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर लिखती थी। अब दूसरा पर्यटन स्थल की यदि हम बात करें, आप सभी लोग इस पर्यटन स्थल से परिचित होंगे। देखिए जो रामगढ़ के अंतर्गत जो गर्जिया मंदिर है उसकी बारे में बात है। गर्जिया मंदिर की बात है, रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो कोसी नदी के बीचों बीच में ये गर्जिया देवी का क्या है, मंदिर स्थित है। अगर आप देखोगे कोसी नदी प्रवाहित होती है तो यहाँ पर बहुत बड़े टीले पर बीचों बीच नदी के बीचों बीच में ये मंदिर स्थापित है। यहाँ पर कहते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के जो
अग्निवेश के रूप में इसे जाना जाता है। अब मौजूदा वर्तमान समय में वो भी है। और गिरजा मंदिर है उसके पास बौद्धकालीन, देखिए बौद्धकालीन मूर्तियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई। अगर कहने का मतलब कि बौद्ध भिक्षु जब इस क्षेत्र से रहे होंगे शायद, इस वजह से इस क्षेत्र को बहुत विश्व विख्यात ये है। ठीक है, अब बात करते हैं मुक्तेश्वर की बात करते हैं पुनः। ठीक है, मुक्तेश्वर में क्या है, ये अगर मुक्तेश्वर की यदि बात करें तो समुद्र तल से इसकी 3000 मीटर की इसकी ऊंचाई पर ये स्थित है। यहाँ पर 1800 कहते हैं कि 1890 में इसे यहाँ पर एक चीज स्थापित की गई थी, जो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान जो स्थापित की गई थी 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर एक मुक्तेश्वर मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर क्या कहें, अगर बांज बुरांस का बहुत घना जंगल यहाँ पर है। अगर यहाँ पर वर्ष अगर शीत जिसमें जैसे सितंबर या अक्टूबर के मध्य में यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध है उत्तराखंड के, ये ही नहीं अपितु विश्व भर के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे हम कहते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तौर पर भी जानते हैं। यहाँ यह इस उद्यान की अगर स्थापना की बात करूँ तो 1935 में, ठीक है 1935 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। पहले से हैली कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया हैली नेशनल पार्क किसे जानते हैं, किसके नाम से इसे जाना जाता है। तो ये उद्यान आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर इसे जाना जाता था, इसको स्थापित किया गया था। और वर्तमान समय में इसे 1957 में, वर्तमान समय की बात करूँ 1957 में इसको नैनीताल में मिला दिया गया। और यह राष्ट्रीय जो उद्यान था इसकी जो 520 अगर बात करें तो 800 कुछ इस प्रकार से 520.08 करके इसको लेके चलिए, ये वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। पौड़ी और नैनीताल क्षेत्र में ये फैला, देखिए 500 इसका अगर हम क्षेत्रफल ये फैलाव की बात करें तो ये अगर बात करें 520.08 किलोमीटर में ये क्या है, ये पार्क आपका फैला हुआ है। पौड़ी से लेकर ये नैनीताल जनपद तक ये आपका फैला है। ये क्षेत्र इतना बड़ा ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा ये पार्क है। अगर इसकी बात करें तो 1 नवंबर 1973 में इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण केंद्र से घोषित किया। कहने का मतलब जिस प्रकार से बाघों की जो संख्या दिन पर दिन विलुप्ति के कगार में, बाघों का अवैध प्रकार से शिकार किया जा रहा था, तो बाघों का संरक्षण का केंद्र ये आपका बना 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण केंद्र घोषित कर दिया गया है। इस पार्क में शेरों की संख्या में भी दिन पर दिन वृद्धि हुई। और आज देखोगे सबसे ज़्यादा जो शेरों की जो संख्या, अगर आप देखोगे बाघों की संख्या, तो यहाँ पर आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर काला डूंगी नाम आपने सुना होगा। नैनीताल से 50 किलोमीटर की उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ काला डूंगी नामक स्थान ये स्थित है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संग्रहालय तथा जिम कॉर्बेट का क्या है, जो जिम कॉर्बेट था उनके नाम से यहाँ पर एक मकान पाया गया है। और है वर्तमान पाया नहीं गया, यहाँ पर है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ही इस पार्क का किया गया था, नाम रखा गया था। उनके द्वारा ही इस पार्क का किया गया था, खोज की गई थी और उनके द्वारा ही इस पार्क को एक भव्यता प्रदान की गई थी। यहाँ पर संग्रहालय प्लस उनका मकान यहाँ पर है, क्योंकि ठीक है। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यान भी आकर्षित कर लूँगा। लास्ट पॉइंट है इस श्रृंखला का, क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पूछा जा सकता है कि धर्म के आधार पर अगर नैनीताल जनपद की अगर गणना करें तो उस पर क्या चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हिंदू धर्म की अगर प्रतिशत की बात करूँ तो यहाँ पर 84.82% यहाँ पर हिंदुओं की, मुसलमानों की 12.65% यहाँ पर है। ईसाई की बात करें 0.3% है। सिखों की यदि बात करूँ तो सिखों की 1.8% यहाँ पर है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें 0.06% है। और जैन धर्म की बात 0.04% आपके यहाँ पर जैन समुदाय के हैं। और अन्य वर्गों की बात करें 0.02%। और अन्य अग्रगण्य वर्गों की बात करूँ जो अन्य समुदाय से रिलेटेड हैं तो उनकी बात करूँ जो 0.06 क्या है यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ पर आपके ये चीज़ें हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो
आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अधिक हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।